हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज रिवाइज करेंगे जो कि आपके टॉपिक दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सो उनसे डेडिकेटेड रहेगा। नाउ इस सेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस सेशन, उसके बाद आप जो भी जहां पर भी आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आप लक्ष्मीकांत को केटर करना चाहते हैं, तो वहां से आप अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम adopted from the Indian Independence Act of 1947. Second है, the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal in India. आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी नीदर वन नॉट टू। सो आपसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। नाउ यू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर देखते हैं। आंसर बन जाता है आपका बी। देखिए यहाँ पर जो आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दे रखा है, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नहीं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको 1935 में बेसिकली आपको इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है। बी बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ही रिप्लेस किया है किसको, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को। सो बेसिकली उनकी रिप्लेसमेंट में अब आपको क्या देखने को मिलता है, इट इज दी सुप्रीम कोर्ट। सो इट इज दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया, जैसे कि आपको देखने को मिलता है। नाउ वंस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, एंड इवेंचुअली जो हारेगी वो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद हाईएस्ट बॉडी जो जुडिशियल बॉडी जो अपील की देखने को मिलती है, इट इज दी सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सो आंसर बन जाता है आपका बी। राइट, सो आप देख सकते हैं द सिंगल सिस्टम वाज adopted in Government of India Act 1935. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। सेकंड है, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, और इज इट डी नीदर वन नॉट टू। नाउ क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका सी, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। नाउ चीफ जस्टिस को अपॉइंट कैसे करा जाता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे ही अपॉइंट कौन करता है, इट इज द प्रेसिडेंट। नाउ जब हम स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस की बात करते हैं, तो चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस अपॉइंट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, पार्लियामेंट हैज द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको जो जजेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो इट इज 33 + 1, दैट इज 33 आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस देखने को मिलते हैं, एंड 1 आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलता है। नाउ बाय एंड बाय ये एक्ट के तहत पार्लियामेंट इनैक्ट करती है, और उसके बाद यहाँ पर नंबर को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इट इज द पार्लियामेंट हु डिसाइड्स और इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द नंबर ऑफ जजेस। ठीक है जी, सो आपका ऑप्शन बन जाता है सी, दोनों ही करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। सो कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। सेकंड है, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट जजेस एज शुड बी 35। आपको करेक्ट आंसर्स बताने हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट नन ऑफ द अबव। हाँ जी, सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका डी, कोई भी करेक्ट नहीं है ना। करेक्ट क्यों नहीं है? सबसे पहले, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 years, यहाँ पर 5 years होना चाहिए, और एडवोकेसी के लिए 10 years होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। नाउ एज कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, देयर इज नो एज प्रिस्क्राइब्ड, कोई मिनिमम एज नहीं प्रिस्क्राइब कर रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। सो आपका आंसर क्या बन जाता है, डी, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिक्स द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकंड है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was inaugurated on 28th January 1950 and established under the Government of India Act 1935. I'm sorry. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज डी नीदर 1 नॉट 2। अगेन वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज 2 only।
Now, the Constitution of India has fixed the number of judges of the Supreme Court. It is the Parliament who decides. अभी हम पढ़ क्या है, जो इंक्रीज और डिक्रीज भी करा जाता है वो किसके तहत किया जाता है, पार्लियामेंट के हिसाब से किया जाता है, राइट. सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950. अब देखिए इस डेट को याद रखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं पता था आप याद कर सकते हैं. 28 जनवरी 1950, तो बेसिकली रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद. एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड, अभी हम पढ़ गया है 1935 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था. बिल्कुल ठीक है. सो आंसर क्या बन जाता है आपका बी, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है, द पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस has to make and subscribe an oath or affirmation before the president. Second है, the constitution has not fixed the tenure of the judge of the Supreme Court. He holds the office until he attains the age of 65 years. Correct statements बतानी है 1 and 2, 2 only, 2 and 3, or is it D 1, 2, 3? Again वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. अगेन इजियर क्वेश्चन है, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पढ़ा है तो आप ये इजीली कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका ए, दैट इज 1 and 2. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. नाउ ही अटेन्स द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 इयर्स. अगर हाई कोर्ट होता तो 62 इयर्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो 65 इयर्स है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, उसको ओथ लेनी होती है ना. तो ओथ किसके सामने लेता है, इट इज द प्रेसिडेंट. बिल्कुल ठीक है. सेकंड बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टेन्योर. यस दैट्स ट्रू. कोई टेन्योर फिक्स नहीं है, जैसे 5 इयर्स 6 इयर्स ऐसा कुछ नहीं है. एज प्रिस्क्राइब कर रखी है ना. एज प्रिस्क्राइब्ड क्या है, इट इज 65 इयर्स. ठीक है. सो आंसर क्या बन जाता है आपका ए, 1 and 2 ओनली. करेक्ट. Now, 6th क्वेश्चन पे मूव करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस. सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में पूछा गया है. फर्स्ट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लोकसभा ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटर्मिन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द लोकसभा. Second, they cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency. Correct statements बतानी है आपको. 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? So simple सा क्वेश्चन है. अगेन आपसे सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में पूछा गया है. वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका बी. नाउ जो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, देखिए जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं वो कौन डिटर्मिन करेगा, ना कि लोकसभा बट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, लोकसभा नहीं डिसाइड कर सकती. ठीक है, इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. जो इनकी सैलरीज हैं उनके डिसएडवांटेज पे नहीं आप कर सकते जब तक कोई इमरजेंसी ना लगाओ. तो जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है तब तक उनकी सैलरीज को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं. तो आपका आंसर क्या बन जाता है, 2 only बी. राइट. सो आप देख सकते हैं दे आर डिटर्मिन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट जस्ट द लोकसभा. सो इट इज द पार्लियामेंट, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं. विद रेफरेंस टू इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द जजेस. सो बेसिकली अब रिमूवल प्रोसेस के बारे में बात करा जा रहा है. सो अ रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन द केस ऑफ राज्यसभा और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा. सेकंड, द इम्पीचमेंट मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी. आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज इट डी, neither 1 nor 2. सो सिंपल है क्वेश्चन. आपसे पूछा गया है रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर फिर अगेन बी बन जाता है. देखिए जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, सबसे पहले ये तो सभी को पता होना चाहिए ना. यहाँ पर नहीं, ये उल्टा लिखा हुआ है. 100 मेंबर्स किस में चाहिए, लोकसभा में, और 50 मेंबर्स किस में चाहिए, राज्यसभा में. इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है, लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स हैं तो ज्यादा मेंबर्स की सिग्नेचर्स चाहिए होंगे आपको, है ना. ऑब्वियस सी बात है. तो इसलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. राइट. सो आप देख सकते हैं रिमूवल मोशन शुड बी साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा एंड इज टू बी गिवन टू द स्पीकर और द चेयरपर्सन. राइट. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विद रेफरेंस टू एड हॉक जजेस. नाउ एड हॉक जजेस के बारे में पूछा गया है. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड. Second, ad hoc judge enjoys all the jurisdiction powers and privileges of a president, of a judge of the Supreme Court. आपको correct statements बतानी है. 1 only, 2 only, both 1 and 2, or is it D, neither 1 nor 2? Again, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका सी. दोनों ही बिल्कुल ठीक है ना. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको पावर दे रखी है. देखिए याद रखना, प्रेसिडेंट को पावर नहीं बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर दे रखी है कि टेम्पररी बेसिस पे अगर आपने कोई हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में लगाना है तो आप लगा सकते हैं. और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी पावर्स आपको सुप्रीम कोर्ट के जज की देखने को मिलती है, तो जो एड हॉक जज लगाया जाएगा वही पावर्स, सेम पावर्स उसको भी दी जाएंगी. ठीक है, एग्जैक्टली सेम. सो आंसर दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सो एड हॉक जजेस के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सेकंड है द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. थर्ड है पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू कटेल द जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आपको बताना है कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं जो सेफ गार्ड कर रही हैं द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2, 3? अगेन स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, उसी के बाद मार्क कीजिएगा. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका ए 1 and 2. नाउ बिल्कुल ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली प्रोहिबिट करता है जब तक इन पे कोई रिमूवल प्रोसीजर नहीं चल रहा है तब तक आप यहाँ पर जजेस को यहाँ पर डिस्कशन उनके बारे में नहीं कर सकते हैं. जो भी कंडक्ट ऑफ जजेस हैं उनके कंडक्ट को आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं until unless there is a removal procedure in motion. राइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. यस, आपको सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू कटेल द जुरिसडिक्शन. नहीं भाई, कटेल नहीं कर सकते, एक्सटेंड कर सकते हैं जुरिसडिक्शन बट कटेल नहीं कर सकते. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, पहली दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. तो आप यहां पर देख सकते हैं द पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कटेल द जुरिसडिक्शन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटीड टू सुप्रीम कोर्ट जुरिसडिक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स. सो बेसिकली यहां पर एक्सटेंड किया जा सकता है, कटेल नहीं कर सकते. ठीक है. सो आपके पास स्टेटमेंट जो थर्ड है वो इनकरेक्ट हो जाती है. Last question for the day, question number 10. Which of the following disputes does not come under Supreme Court jurisdiction? Supreme Court के jurisdiction के तहत कौन से disputes नहीं आते हैं? The dispute between center and one or more states. Second, interwater state dispute. Third, the dispute between two or more states. Fourth, matters related to finance commission. आपको बताना है correct statements कौन सी हैं? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1 and 3, और is it D 2 and 4? सो आपको बताना है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो आपको देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत क्या क्या नहीं आता है. ठीक है. सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका डी, दैट इज 2 and 4. देखिए, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है यहाँ पर बार किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगा, तो पार्लियामेंट यहाँ पर क्या बनाता है, इट इज अ ट्रिब्यूनल. ठीक है. सो इसलिए सेकंड भी नहीं ठीक है. और ऐसे ही अगर फोर्थ की बात करते हैं तो फाइनेंस कमीशन वाली बात ठीक है ना. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की अगर बात करते हैं तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? अगर कोई डिस्प्यूट राइज होता है सेंटर और स्टेट में, या स्टेट और स्टेट में, या फिर एक तरफ सेंटर और स्टेट है, दूसरी तरफ स्टेट एंड स्टेट है, तो उसमें आपको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन देखने को मिलती है. तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आपको फर्स्ट एंड थर्ड में देखने को मिलती है, सेकंड एंड फोर्थ में नहीं देखने को मिलती है. इसलिए आंसर क्या बन जाता है आपका 2 and 4. डन. आई होप क्लैरिटी है. सो ये 10 क्वेश्चंस थे जहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को डिस्कस किया है. नाउ आपका होमवर्क क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, हाई कोर्ट का चैप्टर दोबारा रीड करना है, डिटेल में रीड करना है, एंड उसके बाद आप दोबारा ये एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दिस वाज इट. आई होप यू लाइक दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच.